गुड इवनिंग। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 10वां लेक्चर 9 हो गए हैं। 10वां लेक्चर। रिफ्रैक्शन की शुरुआत होनी है, रिफ्लेक्शन समाप्त हो चुका है। जो जो चीज रिफ्लेक्शन में होनी थी वो चीज हो चुकी है। चलिए रिफ्रैक्शन पे आते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए रिफ्लेक्शन में हमने शब्द यूज किया था बाउंसिंग बैक, टकरा कर वापस लौटना। और रिफ्लेक्शन में हम शब्द यूज करेंगे बेंडिंग, मतलब मुड़ना। क्या समझ रहे हैं? वहां लाइट पूरी तरह से वापस लौट जाता, हालांकि पूरी तरह से नहीं लौटती है, तो 4% इधर उधर होती है, पर कह रहे हैं भाई रिफ्लेक्शन में लाइट पूरी तरह से टकरा के वापस लौटती है और यहाँ पे वापस नहीं लौटती, पार कर जाती है। बशर्ते पार करने में थोड़ा क्षति होती है और थोड़ा बहुत इधर उधर मुड़ जाती है। होता ये है कि रिफ्रैक्शन की घटना दो अलग अलग मीडियम्स में और रिफ्लेक्शन की घटना एक ही मीडियम पे। ठीक है, मतलब जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में लौट गई, वो है रिफ्लेक्शन। और एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में चली गई, वो है रिफ्रैक्शन। हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स from one medium to another is called refraction of light. Bending of light when it enters from one medium to another medium is called refraction. जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। कहां मुड़ जाती है वो देखेंगे। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, हमने एक चीज कहा, वन मीडियम टू अनदर। हम दो अलग अलग मीडियम कह के क्या बताना चाहते हैं? वो दो ऐसे मीडियम जिन दोनों मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग हो। ठीक है, एक नया टर्म मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। एक्चुअल में डेंसिटी, मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा हूं। एक नया टर्म मैं जो दे रहा हूं आपको, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, प्रकाशीय घनत्व। क्या कहते हैं? प्रकाशिकीय घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी नहीं है, वो अलग चीज है, वो रो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये क्या है भाई? लाइट की स्पीड को डिपेंड करता है। क्या करता है ये? लाइट की स्पीड को डिटरमाइन करता है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। उसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसे कहते हैं ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। ठीक है, इसे हम कहते हैं सघन माध्यम हिंदी में, और इसे कहते हैं विरल माध्यम। अच्छा, सघन माध्यम, विरल। ये कैसे पता चला?
प्रैक्टिकली पता चला, दो मीडियम हमने लिया और प्रकाश को वहां से पास करा दिया, जिसमें प्रकाश तेजी से निकल गई वो रेयरर हुआ, हमने कह दिया कि उसकी डेंसिटी कम है। जहां प्रकाश धीरे धीरे पास हुई, स्पीड कम हुई, उसको हमने डेंसर किया। दो मीडियम दोनों का कंपेयर, जहां प्रकाश तेजी से निकल जाएगी वो रेयर है, और एयर से बढ़िया रेयर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एयर का सबसे बढ़िया ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है आपके पास? एयर की। जितने भी होंगे उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से ज्यादा ही होगी, ठीक है। जो भी मीडियम आपके उपस्थित हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से ज्यादा। ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से ज्यादा का मतलब स्पीड कम या ज्यादा? कम। डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड कम। इसलिए जितने भी और मीडियम है एयर के अलावा, वहां पे प्रकाश की स्पीड जो होगी वो एयर की अपेक्षा कम। ये बात आपको याद कर लेनी है। मैं इसको मिटाता हूं, इसको लिख लीजिएगा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक टर्म दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का एक टर्म दिया गया, जिसे हिंदी में अपवर्तनांक कहा गया। उन्होंने कहा कि जैसे हम किसी उसको म्यू से डिनोट करें, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया गया, ठीक है। म्यू से डिनोट किया गया। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है स्पीड, स्पीड ये भी लिखा है, ये हमने भी लिखा है, ठीक है। स्पीड C अपान V, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और V क्या है? उसी मीडियम है जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे? यहां से भी ये चीज देखी जा सकती है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम स्पीड, ठीक है। यही बात मैं अभी समझा रहा था। अगर मीडियम डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो वहां पे स्पीड कम, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। किसी भी मीडियम का पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आप कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आप डिफिनेशन लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बता दे, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उसे हम इसको डिनोट करेंगे। क्या कोई यूनिट होगी इसकी? नहीं। और भी स्पीड नीचे तो इसमें कहेगी यूनिट, है ना, यूनिट इज एंड डायमेंशन। एक बार पूछा गया और जबकि बोर्ड हर दूसरे तीसरे साल पूछता है, बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मात्रक क्या? पूछता है, आप कहोगे इट इज यूनिटलेस, ठीक है, मात्रकहीन राशि है, ठीक है, यूनिटलेस है डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड के हिसाब से। अच्छा, कहा यह गया कि ऊपर की तरफ मैं मान लेता हूं कि एक मीडियम है और नीचे की तरफ एक मीडियम। इसको हम म्यू1 कह देते हैं, इसको हम और मैं ये कह रहा हूं कि जो म्यू1 है, जो म्यू2 है वो बड़ा है म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, का मतलब क्या? डेंसर है, डेंसर, नीचे वाला मीडियम डेंसर है। अगर लाइट रेज ऐसे यहां पे इंसिडेंट हुई है और ये आपका नॉर्मल था, ये
चाहती तो ऐसे सीधे निकल जाती, तो सीधा निकलना ही था, पर ये थोड़ा सा ऐसे, ये कहते हैं बेंडिंग। क्या कहते हैं, जब लाइट रेस रेयरर से डेंसर में जाती हैं तो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा मुड़ जाती है। आप पढ़े, पहले ही पढ़े, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से जगह माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, पढ़े है ना, ठीक। और यहीं पे सिमिलरली अगर सेम यही चीज मैं कह रहा हूं, यहां पे एक मीडियम होता, फर्स्ट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता, यहाँ पे एक मीडियम होता, सेकंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता, और इस बार हम μ1 बड़ा है μ2 कहते, और अगर अब लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट होती इस नॉर्मल पे, कायदे के साथ इनको सीधा निकल जाना, ऐसे सीधा निकल जाना था, एक बार नहीं दिखा, अब कायदे के साथ इसको ऐसे सीधा निकल जाना था, लेकिन नहीं, ये इस बार थोड़ा और ऐसे निकलेंगे, ऐसे थोड़ा नॉर्मल से और दूर है, ठीक है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल को हम आई कहते हैं, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल को हम आर कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आई कहते हैं, इसको हम आर, ठीक है। एक बात, डिविएट कितना हो, डिविएट मतलब विचलन, क्या ये वाला जो पोर्शन है यही डिविएशन, इतना है ना डिविएट हुई, इतना जाना था ऐसे चली गई, इसे हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा को हम कहते हैं डिविएशन, क्या कहते हैं, डिविएशन, विचलन कोण, ठीक है। और डेल्टा होता है आई माइनस आर का मॉड, डेल्टा क्या होता है, आई माइनस आर का, क्यों, यहाँ आर बड़ा हो गया तो आई में आर घटा होगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो डेल्टा हमने मॉड लगा दिया, ठीक है, डेल्टा आई माइनस आर का मॉड, ये थोड़ा चीज याद रखें, मैंने यही कहा, बेंडिंग ऑफ लाइट यही है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे तब। अब ये निष्कर्ष आप लिखोगे पॉइंट पे, है ना, μ2 बड़ा μ1 मतलब क्या, ये डेंसर, ये रेयर, अब कहोगे when a light rays enters in a denser medium from rarer medium, it bends toward normal, it bends toward normal, लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, light rays bends toward normal, और ये light rays bends away from normal, ठीक, ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर, नोट करिए इसको। अच्छा, हमने क्या कहा कि अगर हम μ1 निकालना चाहते हैं, एक मीडियम है उसका, मतलब दो मीडियम है आपके पास, एक मीडियम फर्स्ट है, एक मीडियम सेकेंड, हम μ1 निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, C/V1, वही तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और यहां अगर आप μ2 निकालोगे तो क्या होगा, C/V2, ना देखना, μ1 अपन μ2 निकालोगे तो क्या आएगा, क्या ये V2 अपन V1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डिवाइड करने पर, ठीक है। कैसे, अगर आप μ1 अपन μ2 चाह रहे हो तो C/V1 अपन C/V2, C कट गया V2,
एक बात, ये जो μ1 अपान μ2 है ना, इसको उल्टा उल्टा भी कर सकते हो। मतलब अगर आप μ2 अपान μ1 निकालना चाहें, कोई बात कि अगर आप बुक पे देखेंगे तो आपको μ2 अपान μ1 लिखेगा, फिर आप कहोगे सर में गलत तो नहीं, ये रेशियो है। μ2 अपान μ1 अगर निकालोगे तो कितना है, c अपान v2 अपान c अपान v1, c कट जाएगा, यहां से μ2 अपान μ1 कितना आ जाएगा, v1 अपान एक्चुअल में μ2 अपान μ1 क्या है, ये थोड़ा समझने में 1 μ2 ऐसे इसको लिखा जाता है, वो होता है μ2 अपान μ1। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 1 μ2, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंडरी μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंडरी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जरूरी थोड़ी है कि हर जगह ARI हो, ऊपर कांच हो गया नीचे पानी हो गया, तब तो जरूरत पड़ेगी ना इन चीजों की, इसलिए ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए तैयार है। 1 μ2 क्या होगा, μ2 अपान μ1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v1 अपान। अच्छा, v इक्वल टू होता है f लैम्डा, इसको हम f लैम्डा 1 लिखते हैं, इसको हम f लैम्डा 2 लिखते हैं। क्यों, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, मीडियम की नहीं। मीडियम बदलने के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ठीक है, तो ये f कट जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 μ2 इक्वल टू μ2 अपान μ1 इक्वल टू v1 अपान v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी बेस बना के कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 डाटा देके तीसरा डाटा पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत टेंशन में ना रहे, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा दर्शक, जैसे मैं एक क्वेश्चन कहूं, ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस किए ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का तुरंत क्या आया, म्यू डब्ल्यू, तो कितना होगा, c अपान वी डब्ल्यू, नहीं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो c आपको पता है 3 into 10 to the power 8 अपान ये कितना दिया है, 2.25 into 10 to the power 8, 8 कट गया, 300 बटा 225 कितना ये बेटा, 25 से कम 25, 5 300 गुना 25 9 225 312 होता ही है। याद रखें आज बात, प्रैक्टिकली ट्रू है, 4.3 होता ही है स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.3 होता है, आपको याद भी रखना है। ठीक है, आगे अच्छी बात है, मतलब मैं तो ऐसे तुक्का लेके डाटा कर दिया था, होता ही है। हालांकि मुझे याद नहीं था कि वाटर की स्पीड ये होती है, पर कोई मोहताज नहीं किया ये दे, मतलब आपको चूना लगाने के लिए कुछ भी स्पीड ऐसे देते है ना, तो आप परेशान ना हो कि 4.3 नहीं आ रहा है आंसर में, वो कह रहा है तो मान लो, आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते। अच्छा, अगर दे देता ग्लास में भी स्पीड दे देता, उसका भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते थे। फिर पूछ लेता
फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो फिर वो वाला फार्मूला काम आता। जैसे मैं नॉर्मली कह देता हूं, इसी क्वेश्चन में, चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह देता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इतना एंड इन ऑयल इज, ऑयल मैं कह देता हूं, मान लो ऐसे कह देता हूं 2.1 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड मान लो कहें, ठीक। ऑयल में तो मैं क्या पूछा, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल एंड, मैं और क्या चाह रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए, क्या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल निकालने की जरूरत है? नहीं। अगर मान लीजिए ये ना पूछा होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल ना पूछा होता, चलिए पूछा है कोई बात नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल हम निकाल लेंगे C अपॉन स्पीड इन ऑयल, दिख रहा है C के स्थान पे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ऑयल के स्थान पे 2.1 इंटू 10 टू द पावर 8। नो डाउट ये 30 अपॉन 21 आ गया है, 10 अपॉन 7 आ गया, ठीक है। अब होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, डाटा के आधार पर हम कर देंगे। अच्छा, अब आपके पास फार्मूला, तीसरी चीज क्या पूछा गया, पहला चीज, तीसरा चीज पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, म्यू ऑयल और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो W म्यू ऑयल, W म्यू ऑयल पूछा गया है, तो ये क्या होगा, म्यू ऑयल अपॉन म्यू, ये फार्मूला पढ़े थे ना, ये फार्मूला पढ़े थे, या कि V वाटर अपॉन V ऑयल, ठीक है। W म्यू ऑयल का फार्मूला पढ़े थे, अभी तो हम पढ़ के गए थे, 1 म्यू 2 क्या पढ़े थे, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, या कि V1 अपॉन V2, ये फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो W म्यू ऑयल क्या करेंगे, म्यू ऑयल अपॉन म्यू W, या कि VW अपॉन V ऑयल, हमने अलग अलग निकाल लिया, ये दोनों डाटा है सही है, पर इनको निकालने की जरूरत नहीं थी अगर केवल ये पूछा होता, और क्या कर देते, डायरेक्ट स्पीड में डिवाइड करके काम कर सकते, इसलिए ये फार्मूला काम है, ठीक है। ये म्यू ऑयल अपॉन म्यू वाटर, म्यू ऑयल हमने कितना निकाला था 4/3, ठीक, 30/28 10 नहीं 14/14, आगे ना ये चीज हम निकालते हैं, डायरेक्ट स्पीड पर डिवाइड करके निकाल सकते थे, उतना ही आप यकीन करके देख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, ठीक। बताता हूं उसको, जैसे मैं क्या कह दूं, a light of wavelength 2800 एंगस्ट्रॉम, एक लाइट है इसकी वेवलेंथ 2800 एंगस्ट्रॉम है, इंसिडेंट ऑन a medium, इंसिडेंस ऑन अ मीडियम, या कि ऐसा लिखते हैं रिफ्रैक्ट्स इन अ मीडियम, या इंटर्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं
फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एक और अच्छा क्वेश्चन। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? फ्रीक्वेंसी वाला, सॉरी वेवलेंथ वाला। तो कौन सा लगेगा? आपको क्या क्या पता है? आपको म्यू पता है, म्यू मीडियम आपको पता है 1.2 दिया है, ठीक है। म्यू मीडियम आपको पता है 1.2। अब देखिए वेवलेंथ आई है लाइट और स्पीड ऑफ लाइट पूछा, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। देखिए म्यू मीडियम होता कितना है? म्यू मीडियम होता कितना है? म्यू मीडियम होता है C अपान V मीडियम। म्यू मीडियम होता है C अपान V मीडियम। तो यहाँ पे 1.2 इक्वल टू C 3 × 10⁸ अपान V। ठीक, तो आपको यहाँ से V मीडियम मिल जाएगा 3 × 10⁸ अपान 1.2। ठीक है। अच्छा, अब पूछा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मिल गया क्या? मिल गया क्या? उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्या? इंडस्ट्राम की जरूरत नहीं पड़ी क्या? ठीक है, नहीं पड़ी तो कोई बात ही नहीं। क्या देंगे? अपना काम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, इसलिए काम हो गया ना। मतलब फ्रीक्वेंसी से कोई काम करवा सकता है, हमारा कहने का ये था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काम ऐसे हो सकता था जैसे V1 अपान V2 इक्वल टू λ1 अपान λ। पूछा जा सकता था कि बताइए क्या क्या पूछा जा सकता था? उस वाले मीडियम में बताइए लाइट का वेवलेंथ क्या हो। तो λ1 आपको पता है और V1 आपको पता है। V1 क्या एयर रहा होगा, कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे एयर। और V2 आपको ये पता हो गया और λ2 आप निकाल लेंगे, है ना। क्या पूछ रहे हैं आपको? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी पूछो, वेवलेंथ इन दैट मीडियम। हाँ, फ्रीक्वेंसी पूछो तो V इक्वल टू f लैम्डा आपके पास है ना। अगर फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है। अच्छा लो, चलो अब राजू कह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी लो ऑफ लाइट। अच्छा, समस्या हो सकती है। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, आप सोचोगे हैं सोर्स के बारे में है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? हम जानते हैं V इक्वल टू f लैम्डा होता है। तो V आपको पता है, अभी अभी हमने निकाला है अपान 1.2 और फ्रीक्वेंसी निकालना है और लैम्डा दिया है इंडस्ट्राम में 2800 और इंडस्ट्राम का मतलब 10⁻⁻10। ऐसे ना, ये बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाए आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी आ जाए गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज, जो भी आए निकाल लेंगे आप। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी सावधान रहिए हमेशा। कितने मिनट हो? ठीक है, तो हम वीडियो को देखते हैं यहीं पे। कल हम इसके आगे और बढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के लॉज देखेंगे, स्नेल्स लॉ वगैरह जो भी है, और वहां से क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी आते हैं। ठीक है, तब तक देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, आप भी देखिए, अपने घर परिवार सबको बताइए, रिश्तेदारी में बताइए, जो जो जहां जाए ऐसे देखते रहिए। कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।